आज हम आर्रहनीस इक्वेशन के बारे में सुनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है केमिकल काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आर्रहनीस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A इंटू ई रेज़ द पावर माइनस EA बाय RT। ओके, इस इक्वेशन को आप हमेशा याद रखेंगे। कैपिटल A एंड EA इनको बोलते हैं आर्रहनीस पैरामीटर्स। सेपरेटली अगर बोलेंगे तो A का मतलब होता है बिट्टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ओके, ए को ये का टेक्निकल नेम है एक्टिवेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्टिवेशन एनर्जी। जब भी न्यूमेरिकल ध्यान सॉल्व करें आप तो इसको जूल पर मोल या कैलोरी पर मोल में आप जब लेंगे तो उसके हिसाब से आर का यूनिट आप एडजस्ट करेंगे, राइट। आपको मालूम है जूल सिस्टम में आर का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है और कैलोरी में ऑलमोस्ट 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है। ओके, ई रेज़ द पावर माइनस EA बाय RT, जिसका सिग्निफिकेंस मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में जब हम बात करेंगे तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट। तो ई रेज़ द पावर माइनस EA बाय RT का कोई यूनिट नहीं होता है, तो उसकी वजह से आपको कभी भी अगर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की यूनिट को पूछा जाता है, मालूम करवाते हैं कि भाई फर्स्ट ऑर्डर में इसका वैल्यू क्या होगा, सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, तो आप K के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। आपको मालूम है K का यूनिट जीरो ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है। ओके, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें कि यूनिट्स ऑफ K एंड A क्या रहेंगे, सेम, ऑलवेज सेम। तो आपको इसका ध्यान रखना है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर में A का यूनिट क्या होगा, सेकंड ऑर्डर में क्या होगा। ओके, इस इक्वेशन को आप आराम से देखें। इसको देखकर आपको समझ में आएगा कि A का वैल्यू ज्यादा होना या फिर EA का वैल्यू कम होना या टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होना रेट कांस्टेंट K के ज्यादा होने के फेवर में जाते हैं। ओके, सो मोर वैल्यू ऑफ A और स्मॉल वैल्यू ऑफ EA और हायर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इन फेवर ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, इसको मैं ऐसे बोलते हैं, इस इक्वेशन को देखें आप। इफ EA टेंड्स टूवर्ड 0 और T टेंड्स टूवर्ड इंफिनिटी, देन रेट कांस्टेंट K मूव टूवर्ड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू A। ओके, और अदर वर्ड्स में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ EA इज इक्वल टू 0 आपको एग्जाम में दे रखा हो और T दे रखा हो, टेम्परेचर इज इनफाइनाइट, तो इस केस में देन आपको K का वैल्यू इस केस में क्या बोलना है, A। तो EA की वैल्यू 0 हो मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो किसी रिएक्शन में, या टेम्परेचर को आप थ्योरेटिकल इक्वेशन बोले इनफाइनाइट है, तो उस सिचुएशन में K का वैल्यू A आएगा इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो आपको ध्यान रखना है कि हाउ रेट कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, उसके लिए आप इस इक्वेशन को हमेशा याद रखेंगे। और फिर अब हम इस इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, उसका मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में भी समझाऊंगा वन बाय वन। अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। तो पहले हम एक जनरल इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए बात करते हैं। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूं फिर दोबारा से लिखता हूं। अब देखिए, ये आपका आर्रहनीस इक्वेशन फॉर जनरल इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक जनरल इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसको आप एलन की टर्म्स में हम इसको लिख रहे हैं। ln K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ln A माइनस E अपॉन RT। ओके, तो आप इस फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं।
और आप चाहें तो इसको 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस E अपॉन RT भी लिख सकते हैं। केमिस्ट्री में log अगर लिखा हुआ है सिंपल log k तो इसका मतलब बेस 10 मानते हैं। ओके, सो log k इज इक्वल टू log a माइनस E अपॉन 2.303 RT। तो एग्जाम में आपको इस पर बेस ग्राफ आ सकता है। ठीक है, अब देखिए ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e बाय RT। ओके, और अगर आप log की टर्म्स में लिख रहे हैं मींस बेस 10 की फॉर्म में, तो log k इज इक्वल टू log a माइनस e अपॉन 2.303 RT। ग्राफ हम किसका प्लॉट कर रहे हैं? अगर हम ln k और 1/t ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो स्लोप से आपको वैल्यू मिलेगा e बाय r का, स्लोप नेगेटिव आएगा। इंटरसेप्ट से आपको वैल्यू मिलेगा ln a का, मतलब उसके इक्वल होगा, तो उससे आप चाहें तो a का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ग्राफ log k और 1/t का ग्राफ है तो आपको स्लोप से वैल्यू मिलेगा e अपॉन 2.303 r का, और इंटरसेप्ट से वैल्यू मिलेगा आपको log a का, तो उससे फिर आप a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, मान लीजिए ln k और 1/t के बीच में, तो इस सिचुएशन में ये एक नेगेटिव स्लोप आ गया और इसका जो इंटरसेप्ट है वो आपका ln a के इक्वल हो गया, और ये आपका नेगेटिव स्लोप हो गया, और नेगेटिव स्लोप जो है आपका किसके इक्वल हो जाएगा यहां पर? e बाय r की वैल्यू के इक्वल। ओके, e की वैल्यू और r की वैल्यू जो है उसको आपको यूनिट्स को ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व कर समय। जो मैंने बोला कि e की वैल्यू चेक करें, वो किलो जूल पर मोल में है तो उसको आप जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लें, किलो कैलोरी पर मोल में कैलोरी पर मोल में कन्वर्ट करें, उसे कॉरस्पॉन्डिंग r की वैल्यू रखें। ओके, और अगर ये log k और 1/t ग्राफ होता है तो यहां पर ये log a और ये नेगेटिव स्लोप से आपको वैल्यू किसका मिलता है? e अपॉन 2.303 इंटू r का। ओके, तो ये हमारा ग्राफ इसका इससे रिलेवेंट हो जाता है। बोर्ड के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत केयरफुली देखेंगे ln k है या log k है। ओके, अब हम जनरल केमिकल रिएक्शन है, हाउ रेट कांस्टेंट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, अगर ये आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं तो हम इस रिएक्शन को दो अलग अलग टेम्परेचर पर इंटरप्रेट करेंगे। ओके, किस तरीके से? देखिए आप कि पहले मान लीजिए T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 है, तो हम इस इक्वेशन को दो बार दो अलग अलग टेम्परेचर पर लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैं इसको भी इरेज करता हूं, फिर दोबारा से लिखता हूं। अब देखिए दो अलग टेम्परेचर पे हम बातें करेंगे। K1 हम मान रहे हैं ये रेट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 है और K2 है रेट कांस्टेंट ऑफ गिवन रिएक्शन एट टेम्परेचर T2। ओके, तो इस इक्वेशन को हम दो अलग अलग टेम्परेचर पर लिखेंगे। सो वी कैन राइट ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT1। ओके, सपोज इक्वेशन नंबर 1। Similarly, we can write ln K2 is equal to ln A minus EA upon RT2. Suppose this is equation number 2. तो आप इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करके अपना एक यूजफुल रिलेशन बना सकते हैं या लेकर आ जाएंगे। ओके, इसमें हमारा एजम्पशन है वो भी आपको दिख जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। सो वी कैन राइट ln K2 by K1 is equal to EA by R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ओके, सो 1 upon T2। और इसको अगर आप log की टर्म में लिखना चाहें तो log K2 by K1 इंटू 2.303 आएगा। मैं उसको उधर एडजस्ट कर रहा हूं, तो EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ओके, तो ये हमारे पास लॉ की टर्म में या ये ln की टर्म में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, बहुत इजी पार्ट है। इसमें एजम्पशन क्या दिख रहा है आपको? हमारे इसमें एजम्पशन है A एंड EA बोथ आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट फ्रॉम T1 टू T2, मीन्स
जब आप किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को T1 से इंक्रीज करके T2 कर देंगे, ओके, तो उस समय T1 से T2 की रेंज में एजम्पशन है हमारा कि A और E की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ट्रूली अगर मैं आपसे बात करूं तो रियलिटी में टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनके वैल्यूज में माइनर इंक्रीमेंट आता है, लेकिन हम उसको हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। मीन्स जब T और आप T को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बावजूद भी A और E में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, ऐसा मानते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एजम्पशन भी लिख लें, ये आपको काम आएगा एग्जाम में। जब आप इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको E का वैल्यू कांस्टेंट दे रखा होगा तो आप समझ ही जाएंगे, और उसके अलावा A नहीं दिया होगा, मतलब ये रिलेशन आपको अप्लाई करके इंपॉर्टेंट जो भी डेटा आपको कैलकुलेट करना होगा, आइदर K2 और मे बी K1 और मे बी T1 और T2 व्हाटएवर, तो आप उससे कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, देखिए आपने वही रिलेशन में दोबारा से इरेज करके यहाँ पर सही करके लिख दिया, ln K2 by K1 इज इक्वल टू A by R 1/T1 माइनस 1/T2, या आप एलसीएम लेकर T2 माइनस T1/T1 इंटू T2 कर दें। अब ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट और आपको हमेशा याद होनी चाहिए। अब इसमें इससे रिलेवेंट में कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं जिनको आप लिख लें। एक सिंपल स्टेटमेंट लिखिए, लार्जर वैल्यू ऑफ ए कॉमा ग्रेटर इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट। लिख लिया आपने, लार्जर वैल्यू ऑफ ए ग्रेटर इफेक्ट ऑन रेट कांस्टेंट। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि आप कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, और उसका टेम्परेचर आपने T1 T2 डिसाइड कर लिए, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर, एक तरीके से कि आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे टेम्परेचर T1 रख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर टेम्परेचर T2 कर रहे हैं। ओके, तो उससे आप अगर K2 by K1 का रेशियो निकालना चाहें तो ये की वैल्यू ज्यादा होना K2 by K1 के ज्यादा होने के फेवर में जाएगा और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। उसको आप बहुत इजी तरीके से समझिए कि दो अलग अलग रिएक्शन हैं, दो रिएक्शन की अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी है। सपोज एक की एक्टिवेशन एनर्जी है 50 किलो जूल पर मोल और दूसरे की एक्टिवेशन एनर्जी है 90 किलो जूल पर मोल। ओके, T1 T2 आपने सपोज T1 को 300 केल्विन लिया, T2 को लिया 310 केल्विन, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगा T2 माइनस T1/T1 इन T2, R कांस्टेंट है। तो जिस रिएक्शन के लिए E का वैल्यू लार्ज होगा उसके लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो K2 by K1 का रेशियो क्या आएगा, लार्ज, मींस उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा इंक्रीज होगा। तो अगर मैं दो रिएक्शन को कंपेयर कर रहा हूं सेम टेम्परेचर T1 और T2 रखते हुए, तो उस सिचुएशन में जिस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू लार्ज होगा उसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होगा विद राइज इन टेम्परेचर। ओके, इसके बाद आप एक स्टेटमेंट और लिखिए, वो स्टेटमेंट क्या है, लिखें K is more temperature sensitive, means rate constant is more temperature sensitive in low temperature range। लिख लें इसको आराम से, K is more temperature sensitive in low temperature range। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको आराम समझाता हूं। देखिए आप, for a particular reaction, for a particular reaction, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो ये कांस्टेंट हो जाता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। ओके, तो इस केस में आप दो बार अलग अलग बातें करें। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और उसमें आपने सपोज T1 का वैल्यू 300 केल्विन लिया और T2 का वैल्यू आपने सपोज 310 केल्विन लिया। ओके, और आपने इस रिलेशन की हेल्प से K2 बाय K1 का रेशियो कैलकुलेट कर लिया। ओके, कुछ आ जाएगा, मान लीजिए कुछ वैल्यू x आ गया। सेम रिएक्शन एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अब आप 10 डिग्री टेम्परेचर ही बढ़ा रहे हैं। ओके, लेकिन इस बार आप 10 डिग्री टेम्परेचर, आप इनिशियल टेम्परेचर 300 की जगह कुछ और ले लें। सपोज करिए मैं इसको ज्यादा ले लेता हूं, सपोज T1 की वैल्यू मैंने अपने इस केस में सपोज 305 लिया, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, और इस एक्सप्रेशन में T2 माइनस T1 की वैल्यू सेम रख रहा हूं। मतलब मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज किया था, तो यहां भी 10 इंक्रीज करूंगा। तो इस समय मेरे लिए T2 की वैल्यू इस बार हो जाएगी 315 केल्विन। ओके, तो इस केस में मान लीजिए T1 के रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट का वैल्यू है K1 डैश और T2 के कॉरस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट है K2 डैश। तो इस बार K2 डैश और K1 डैश की का जो रेशियो आएगा, राइट,
वो K2/K1 के इक्वल नहीं आएगा। आप आराम से सोच के देखें कि T1 इंटू T2 का वैल्यू जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए K2/K1 का रेशो कम आएगा। ओके, तो आप आराम से देखें और मुझे बताएं कि इन दोनों रेशो में से किस रेशो की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस केस में K2/K1 का वैल्यू ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, K2-K1। तो इसका थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है कि आप मान लीजिए आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो आप 10 डिग्री टेम्परेचर किस रेंज में बढ़ाएंगे उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप 310 करेंगे तो उसका इंपैक्ट अलग आएगा। उसी 10 डिग्री को अगर आप सपोज 320-330 करेंगे तो उसका इंपैक्ट कम आएगा। और इसी रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर को 380-390 करेंगे तो इसका इंपैक्ट और भी कम आएगा। मींस अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जितना लो टेम्परेचर पर 10 डिग्री का राइज करेंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू में उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा। मींस रेट कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। ओके, तो इसका मीनिंग होता है रेट कांस्टेंट K इज मोर टेम्परेचर सेंसिटिव इन लो टेम्परेचर रेंज। आर्नियस इक्वेशन वी नो वेरी वेल, K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A इंटू ई रेज़ द पावर माइनस EA/RT। तो इसमें मैं आपको भी थ्योरेटिकल टर्म्स को क्या बोलते हैं लास्ट क्लास में बोला था। K मीन्स रेट कांस्टेंट, A मीन्स प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और E को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, R जैसे हम गैस स्टेट बोलते हैं गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर। जब भी कैलकुलेशन करेंगे टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। ओके, अब देखिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A, प्री एक्सपोनेंशियल जो फैक्टर A होता है ये मेजर होता है रेट ऑफ कोलिजन का इरेस्पेक्टिव देयर एनर्जी। मींस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जब कोलिजन करते हैं तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होगा उस समय उनकी एनर्जी क्या है उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। मींस A उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, A केवल रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ कोलिजन्स को, कि रेट ऑफ कोलिजन्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा A का वैल्यू होगा। तो आप इसको नोट डाउन करें, इसको लिखें, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A। अब इसमें लिखें आप A is a measure of rate of collisions. A is a measure of rate of collisions irrespective to their energy. लिख लिया? A is a measure of rate of collisions irrespective to their energy. Fine? तो जितने ज्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होंगे उतना A का वैल्यू ज्यादा होगा। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था K और A का यूनिट सेम होगा क्योंकि e रेज़ द पावर माइनस A/RT फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज एक्टिवेशन एनर्जी। इसको भी लिख लें आप, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको हम एक बेसिक लैंग्वेज में भी डिफाइन करते हैं और एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलिजन से पहले बनता है एक टर्म जिसका नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मीन्स ऐसे बोलूंगा कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है तो उनसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है इससे फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेंगे। डिपेंड करता है कि रिएक्शन एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको बहुत पहले समझाया था कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के कोलिजन होने के बाद अगर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रिएक्शन के अंदर तो वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है, और अगर वो एलिमेंट्री होगी तो उसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है। इसका मीनिंग होता है, अब यहां पर और समझेंगे आप कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा और उनके कोलिजन से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है इससे फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसको आप ध्यान रखें, आप ये ना समझें कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक ही बात है। ओके, सो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिफरेंट फ्रॉम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी को आप पहले सुने, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये मैं भी आपको लिखाऊंगा। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस मिनिमम
काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं, रिक्वायरमेंट को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप इसको पहले लिख लें, फिर हम और बात करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी लिखें इसमें, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव, minimum kinetic energy that reactant molecules must have in order to form product, in order to form product। तो आपने क्या बोला, minimum kinetic energy that reactant molecules must have in order to form product। ओके, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, वो अगर उनके पास नहीं होती है कोलिजन के समय पर तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ओके, इसको भी मैं और समझाऊंगा आपको। और दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत इजी लैंग्वेज में, जैसे आपकी बोर्ड की बुक है 12th क्लास के लेवल बोले तो इसको बहुत सिंपल बोल सकते हैं, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, for reactant molecules to form activated complex। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जनरल केमिकल रिएक्शन जो रूम टेम्परेचर के आसपास परफॉर्म होती हैं, इनमें एक्टिवेशन एनर्जी लगभग 80, 90 या 100 किलोजूल पर मोल के आसपास होती है। ओके, ये जस्ट एक बेसिक आइडिया है ना। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट जो जूल पर मोल में होगी या कैलोरी पर मोल में, उसके अकॉर्डिंग आप आर की वैल्यू यूज करेंगे। ओके, और उसके अलावा इसमें एक टर्म है, देखिए ए आपको समझ में आ गया, ए की बात कर ली हमने, आर और टी हम समझते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ई रेज़ द पावर माइनस ई बाय आर टी। ओके, ये लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था ये फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। ओके, ये फ्रैक्शनल वैल्यू नॉर्मल केमिकल रिएक्शन के लिए, अगर आप किसी रिएक्शन में ए की वैल्यू को 0 बोल रहे हैं, टेम्परेचर को इनफाइनाइट बोल रहे हैं, तो उस कंडीशन में फिर इस फैक्टर की वैल्यू को हम 1 बोलते हैं मैथमेटिकली। ओके, तो ये जनरल केमिकल रिएक्शन के लिए इस फैक्टर की वैल्यू या जो फ्रैक्शनल वैल्यू काफी कम होती है, 1 से काफी कम होती है नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में। तो इसको हम और इंटरप्रेट करेंगे, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए, ई रेज़ द पावर माइनस ई बाय आर टी, इसको मैं आपसे क्या बोला था, फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। किसको रिप्रेजेंट करता है वो मैंने आपके लिए लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यू कैन से कोलिजन्स दैट हैव इनफ एक्टिवेशन एनर्जी टू लीड रिएक्शन। ओके, इसका बेसिक मीनिंग क्या है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्शन को लीड करने के लिए, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया था। अब उसको, उस फ्रैक्शनल वैल्यू को हम यहां पे देख रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मैंने लिखा है कोलिजन्स, कोलिजन्स दैट हैव इनफ एक्टिवेशन एनर्जी टू लीड रिएक्शन। मींस प्रोडक्ट जब बनेंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके कोलिजन से प्रोडक्ट बना है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास सपोज किसी केमिकल रिएक्शन में 10⁻12 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, मान लीजिए, तो मेरे पास अगर 10⁻12 मॉलिक्यूल्स हैं किसी रिएक्शन में, और मेरे पास सपोज करिए मेरे पास 10⁻4 मॉलिक्यूल्स के पास इनफ मींस सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी है, तो आउट ऑफ 10⁻12 टोटल मॉलिक्यूल्स only 10⁻4 molecules have enough activation energy to lead reaction। मीन्स ये 10⁻4 जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं इनके ये ही प्रोडक्ट में केवल कन्वर्ट हो सकते हैं। ये एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, राइट। तो 10⁻4 डिवाइड बाय 10⁻12
ये वैल्यू e रेज़ द पावर माइनस EA/RT को रिप्रेजेंट करेगी, जो कि 1 से काफी कम होती है। ओके, तो यहां जो हम बात डिस्कशन कर रहे हैं वो ये है कि e रेज़ द पावर माइनस E/RT फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करती है। ओके, या फिर आप इसको इन टर्म्स ऑफ कोलिजन में कुछ ऑथर यूज करते हैं कि जितने भी कोलिजन होंगे उनमें से केवल वो कोलिजन्स जिनके पास कोलिजन होते समय, मतलब जब कोलिजन हुए मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जिनके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी है उन्हीं को केवल कंसीडर किया जाएगा इस फ्रैक्शनल वैल्यू में। ओके, तो आप या तो टोटल जितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होते हैं आपको वो मालूम हो, और उनमें से कितने कोलिजन्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी सफिशिएंट थी, तो उससे आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लें। ये बहुत इजी कि आपको मालूम है कि रिएक्शन स्टार्ट करते समय आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स थे। ओके, और उनमें से कितने मॉलिक्यूल्स के पास इनफ एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा इसको हम बोलते हैं e रेज़ द पावर माइनस A/RT। ओके, तो इस फ्रैक्शनल वैल्यू का कोई यूनिट नहीं होता है, ऐसा मैंने आपको पहले ही बोला था, ध्यान रखें। तो इसका कोई ओवरऑल यूनिट नहीं होगा, इसीलिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये अगर जूल पर मोल में होगा तो आपको R की वैल्यू 8.314, और अगर कैलोरी पर मोल में होगा तो इसकी वैल्यू आपको 2 यूज करनी होगी या चाहिए। ओके,